अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ब्लैक डेथ के बारे में। द ब्लैक डेथ इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। द medieval economy was structured around feudalism। पिछले लेसन्स में आपने पढ़ा है कि सारा जो इकोनॉमी है, पैसे का लेन देन है, वो सब फ्यूडलिज्म के थ्रू चल रहा है। फ्यूडलिज्म क्या है? जागीरदारी। वेयर लैंड वॉज एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस, जहाँ पे ज़मीन दी जाती थी लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड क्या करता होता था? मिलिट्री सर्विस देता था। यानी कि लैंडलॉर्ड वो है जिसकी ज़मीन है, ज़मीन का मालिक, और जो उसके पास काम करें किसान लोग, वो है पीजेंट्स। ठीक है। फ़ौज के लिए जब बंदे चाहिए किसी जंग में भेजने के लिए, तो पीजेंट्स को और उनके औलादों को भेजा जाता था। भेजने वाले कौन होते थे? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या करते होते थे? किसानों के बच्चों को या किसानों को जंग में भेजते थे अपनी तरफ से। और जब ज़मीन हुकूमत या किंग लोग जब ज़मीन तोहफ़ा करते थे, तो वो किसको मिलती थी? वो लैंडलॉर्ड को मिलती थी, वो पीजेंट्स को नहीं मिलती थी। सो ये एक सिस्टम होता था। इस सारे सिस्टम को फ्यूडलिज्म कहा जाता था। एक तरह से आप देखें, इसमें नुकसान किसान का है हर तरह से, और फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड का है। वे लैंड वॉज एक्सचेंज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस के लिए ज़मीन मिलती थी। सर्विस क्या थी? बंदे प्रोवाइड करना। पीजेंट्स किसान, पर्टिकुलरली सर्व्स। सर्व किसान को बोलते हैं मिडीवल पीरियड के। सो सर्व वो हैं जो बेसिकली गुलाम के तौर पे रह रहे हैं वहाँ पर। वर्कड ऑन देयर लैंड, लॉर्ड्स लैंड सॉरी वर्कड ऑन देयर लॉर्ड्स लैंड एंड हैड लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम। और उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत लिमिटेड सा फ्रीडम था। उनको इजाज़त नहीं होती थी कि वो किसी और जगह पे मूव कर जाएं। दिस सिस्टम ऑल्सो टुक रूट इन पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। आयरलैंड के लोगों ने और स्कॉटलैंड के लोगों को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा कि हम ज़ख्मी होने के लिए और मरने के लिए किसानों को भेजते हैं, और इन रिटर्न ज़मीन हमारी ज़्यादा हो जाएगी। सो ये सिस्टम स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में भी शुरू हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू ब्लैक डेथ इन 1348। ये साल याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लैक डेथ वाक़या हुई। काली मौत, ये था क्या? प्लेग था, वबा फैल गई थी। जैसे कोविड है, कोविड गुजरा है, इसी तरह ब्लैक डेथ थी। ब्लैक डेथ में क्या था? लाइकली अ फॉर्म ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग। ये एक चूहों से फैली हुई बीमारी थी जो पर्सन टू पर्सन फैल रही थी। सब थ्रू ब्रिटेन, पूरे ब्रिटानिया में फैल गई। वाइपिंग आउट, वाइप करना होता है साफ करना। वाइपिंग आउट नीली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन आबादी जो थी वो मर गई ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से। विद फ्यूअर वर्कर्स अवेलेबल, अब क्या हुआ? आबादी कम हो गई, वर्कर्स कम हो गए, पीजेंट्स कम हो गए, किसान कम हो गए। सो जो पीजेंट्स बाकी बचे, उनको मौका मिला। उन्होंने सोचा कि अब ये डिपेंड कर रहे हैं हम पे, सो क्यों ना अब इनसे वेजेस तलब की जाएं, इनसे तनख्वाहें ज़्यादा मांगी जाएं, डिमांड ज़्यादा की जाएं। ग्रेटर मोबिलिटी, यानी उनको कहा जाए, डिमांड किया जाए कि हमें ज़्यादा मूव करने दो। जो एक पहले असूल था, रूल था कि आपने यहाँ से कहीं और मूव नहीं करना, अब उन्होंने कहा ये बात ख़त्म है। विद फ्यूअर वर्कर्स अवेलेबल, कुछ वर्कर्स अवेलेबिलिटी थी उनकी। सर्वाइविंग पीजेंट्स, जो बच के पीजेंट्स के साथ, डिमांडेड हायर वेजेस, उन्होंने ज़्यादा तनख्वाहें मांगी। एंड ग्रेटर मोबिलिटी, और मूवमेंट के लिए डिमांड किया कि अब हम मूव कर सकते हैं। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स। इस अरसे में नई सोशल ग्रुप्स, नई सोशल क्लास अपीयर हुई, इंक्लूडिंग वेल्थी लैंडलॉर्ड्स, जिसमें अमीर लैंडलॉर्ड्स भी थे, एंड अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन अर्बन एरियाज़। और जो मिडिल क्लास थी वो भी ग्रो करना शुरू हुई, क्योंकि उनको भी मौका मिला, पैसा उनको ज़्यादा दिया गया, पॉपुलेशन कम हो गई थी तो लोग ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे उन पे। इन आयरलैंड द प्लेग सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द पेल, reducing English control temporarily.
आयरलैंड में भी पेल, डुबलिन के अराउंड जो पेल का इलाका था वहाँ पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, पीछे पड़ चुके हैं। अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों का भी कंट्रोल कुछ अरसे के लिए कम हो गया। आगे है लीगल एंड पॉलिटिकल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को। मिडीवल ब्रिटेन विटनेस मेजर लीगल एंड गवर्नमेंट चेंजेस। बहुत सारे लीगल यानी कि कानूनी और गवर्नमेंट यानी कि पॉलिटिकल सियासी चेंजेस रूनुमा हुए। द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न यूके पार्लियामेंट बिगिन विद द किंग्स एडवाइजरी काउंसिल। और पार्लियामेंट शुरू हो गया जो कि पहले नहीं था, और किंग के एडवाइजरी काउंसिल बैठती होती थी मेड अप ऑफ नोबल्स एंड चर्च लीडर्स। अब हमारे पार्लियामेंट में एमपीज़ बैठते हैं, और वहाँ पे उस टाइम पे चूँकि एमपीज़ नहीं थे इसलिए नोबल्स थे, यानी कि सरदार या बड़े बड़े ख़ानदानों के जो बुज़ुर्ग थे या जो भी उनको नोबल्स कहा जाता था वो, और चर्च के लीडर्स, ये दोनों बैठ के किंग एडवाइजरी काउंसिल में किंग के साथ फैसले लेते थे। सो वो उस तरह उस टाइम पे यूके की पार्लियामेंट ही थी। पार्लियामेंट वर्ड यूज़ नहीं हुआ था पर उसी तरह का काउंसिल था। आगे कह रहे हैं टर्निंग पॉइंट केम इन 1215। एक टर्निंग पॉइंट आया 1215 में when King John was forced by his barons to sign Magna Carta। पहले किंग किसी के आगे जवाबदेह नहीं होता था, लेकिन 1215 के बाद मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जिसमें मेंशन था कि आज के बाद किंग भी कानून को उतना फॉलो करेगा जितना बाकी लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि किंग पहले जिसका दिल करता था उसको प्रिजन में डाल देते थे, जेल कर देते थे, जिसका दिल करता था उसको बीहेड कर दिया जाता था, सर उतारा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने ख़त्म की। किंग जॉन, याद रखना है, इसको उसके नोबलमैन ने फोर्स किया। पहले नोबलमैन वर्ड था, नाउ इट्स बैरन्स, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। दिस हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट लिमिटेड रॉयल अथॉरिटी। रॉयल अथॉरिटी को कम कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। असर्टिंग दैट मोनार्क मस्ट ओबे द लॉ। उन्होंने कहा मोनार्क भी जो है वो ओबे करेगा लॉ को। इट एस्टैब्लिश प्रिंसिपल दैट वुड शेप द फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश डेमोक्रेसी। इससे असूल बने जिसकी वजह से बरतानिया की डेमोक्रेसी में उसको शेप मिली, उसको एक फॉर्म मिली। इंक्लूडिंग रिक्वायरिंग द किंग टू सीक baronial consent for new taxes and reforms। टैक्स के लेने देने में कुछ चेंजेस हों या लीगल रिफॉर्म्स हों, लॉ में कुछ चेंजेस करने हों, अब किंग के लिए लाजमी था कि वो अपने काउंसिल से मशवरा करके ही कोई फ़ैसला ले सकता था, उसके बगैर नहीं। ओवर टाइम पार्लियामेंट इवॉल्व इनटू टू हाउसेस। अब पार्लियामेंट के दो हाउसेस बन गए, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड में कौन बैठता था? नोबल्स एंड क्लर्जी। नोबलमैन बैठते थे और क्लर्जी बैठते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन बैठता था? नाइट्स, जंगजू जिनको इलेक्ट किया जाता था, और टाउन के अमीर लोग। ये सारे जो इलेक्ट होके आते थे वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते थे। स्कॉटलैंड डेवलप्ड अ सिमिलर सिस्टम विद 3 एस्टेट। स्कॉटलैंड में लैंग्वेज का फ़र्क है, वो हाउस नहीं कहता था, वो स्टेट कहता था। वो कहते थे उन्होंने 3 हाउसेस बनाए, 3 एस्टेट्स बनाई, सॉरी, नोबल्स, क्लर्जी एंड कॉमनर्स। बाकी इलाके में 2 थे, स्कॉटलैंड में 3 एस्टेट्स थी। द पीरियड ऑल्सो मार्क द राइज ऑफ मोर स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो गया, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। इंग्लिश जजेस बिल्ट कॉमन लॉ। जजेस ने मिलके एक लॉ बनाया था, जजेस याद रखना है। कॉमन लॉ, आम कानून, बाय फॉलोइंग पास्ट रूलिंग। पिछले ज़माने में जिस तरीके से फ़ैसले लिए जाते थे उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए कॉमन लॉ बनाया गया। बनाने वाले कौन थे? जजेस। इन स्कॉटलैंड लॉज वाज सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म। स्कॉटलैंड में फ़र्क ये था कि उन्होंने रिटन फॉर्म में कानून बनाया था। बाकी अभी तक
इंग्लैंड में रिटन फॉर्म में कानून नहीं है, इसीलिए इनका जब दिल करता है अपनी मर्ज़ी की सज़ाएं दे देते हैं ये। इस्टेब्लिशिंग अ लीगल सेपरेट लीगल ट्रेडिशन, इनका लीगल ट्रेडिशन थोड़ा डिफरेंट हो गया क्योंकि स्कॉटलैंड वालों ने रिटन फॉर्म में कानून दे दिया। इनका कानून रिटन है, कोडिफाइड है, बाकी कोडिफाइड नहीं है, रिटन नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आपने लेसन्स वगैरह लेने हैं जूम के थ्रू तो मैसेज कर दें प्लीज़। थैंक यू।